नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और आपका स्वागत करती हूं आपकी कमाई बढ़ाने वाले हमारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े स्पेशल शो योर मनी में। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप हमें अपनी क्वेरी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। हेमंत जी से हम व्यूअर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सीधा निवेशकों से जुड़ा हुआ है। और आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, और ये है कॉन्ट्रा फंड्स। आखिर ये फंड कैसे काम करता है और बाजार की भीड़ से उलट चलने वाली ये जो अप्रोच है कितनी असरदार साबित होती है, कौन सी कंपनियां हैं जो इनमें निवेश करती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या ये शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए सही है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही इसमें निवेश करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा इसके जोखिम, टैक्सेशन तो जानेंगे ही, और साथ ही साथ हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे मौजूदा बाजार में टॉप 4 कॉन्ट्रा फंड्स कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। तो हेमंत जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कॉन्ट्रा फंड्स की बात करें तो किस तरह से ये मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू या फिर ग्रोथ फंड से अलग होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, इनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है? जी दीपाली, आई थिंक जब हम कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं तो बेसिकली कॉन्ट्रा मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रेरियन का। कॉन्ट्रेरियन का मतलब ये है कि जो मार्केट की जो चाल है, जो मार्केट की जो उस समय पे जो समझ है उस स्टॉक के बारे में, आप उसके विपरीत जाते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। यानी ये कौन सी कंपनीज होती हैं जहां पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से मार्केट में आउट ऑफ फेवर है। वो इसलिए भी हो सकता है कि वो कंपनी किसी दबाव में हो या कोई इशू हो, मे बी जहां उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म इशू हो, या वो पूरा सेक्टर ही दबाव के अंदर हो। तो फंड मैनेजर क्योंकि उन कंपनीज को देखते हैं जहां पे मार्केट का ध्यान उस समय पे नहीं है, तो प्राइस ऑब्वियसली प्रेशर में रहता है, तो वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो उन फंड मैनेजर्स को लगता है, कॉन्ट्रेरियन जो फंड मैनेज करते हैं, कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, लेकिन आज जैसे मैंने कहा अलग अलग कारणों से दबाव में है, और उनको लगता है कि ऐसी कंपनीज में अगर वो इन्वेस्ट करें और कुछ समय तक इंतजार करें, तो जब कंपनीज में टर्न अराउंड होगा, वो इवेंट निकल जाएगा, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है कंपनीज के ऊपर से निकल जाएगा, तो वो कंपनीज जो है फिर से अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। उसका फायदा जो है उन निवेशकों को होगा जो कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्लियरली फोकस जैसा नाम से पता चलता है कि एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेने का है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रा फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मतलब फंडामेंटली अच्छे हैं लेकिन उनकी जो प्राइस प्रेशर में है, उनके अंदर वो इन्वेस्ट कर सके। बट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स इसका जो अटेंडेंट रिस्क है उसको समझें और अपने खुद के रिस्क प्रोफाइल को समझ के उसके बाद ही इनमें इन्वेस्ट करने का फैसला लें। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने इस बात को मेंशन किया कि ये फंड ज्यादातर उन कंपनियों को चुनते हैं जो अंडर वैल्यूड हो या फिर कहे कि जिन पर बाजार का ध्यान ना हो, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी कंपनियों का टर्न अराउंड आने में समय लगता है, और क्या इसका फायदा आगे चलकर हमें बड़े दृष्टिकोण से दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अंडर वैल्यूड या कॉन्ट्रेरियन बेट लेने का बेसिक पर्पस वही होता है, जैसा मैंने कहा कि फंड मैनेजर को लगता है कि भाई आज ये जो कंपनीज है ये आउट ऑफ फेवर है, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक करें और आगे जाके अच्छा करें। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे समय पे उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो जहां पे मार्केट का ध्यान नहीं है, राइट, तो आपको फर्स्ट मोवर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जब वो टर्न अराउंड होगा तो फिर ऑब्वियसली बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसको चेस करना शुरू करेंगे। और क्योंकि कंट्रा फंड के जो फंड मैनेजर है उन्होंने उस समय पे बेट लिया जब मार्केट में उन स्टॉक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसमें पोटेंशियल बनता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न बन सके। अब वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा टर्न अराउंड में, और आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा था कि उसके अटेंडेंट रिस्क को समझने की जरूरत है, और अटेंडेंट रिस्क वही है कि कितना समय लगेगा उसको टर्न अराउंड करने के लिए, वो टर्न अराउंड होगा कि नहीं।
लेकिन जब होगा तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे रिटर्न बनाने की। तो सर क्या यही वजह होती है जो अक्सर हम ये सुनते हैं कि कॉन्ट्रा फंड्स खास तौर पर पेशेंस वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होते हैं? क्या अगर देखा जाए कि जो लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या रिटर्न इसमें अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है? देखिए दीपाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। कॉन्ट्रा फंड एसेंशियली इक्विटी फंड्स हैं, और इक्विटी हम हमेशा कहते हैं और हमेशा जानते भी हैं कि वो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी से अपने पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रा फंड एक तरीके से आपको मौका दे रहे हैं कि आप एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी खुद से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की, फंड मैनेजर उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि एक टर्न अराउंड होगा, और टर्न अराउंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो समय लग सकता है। तो ऑब्वियसली जब आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, और कॉन्ट्रा फंड को तो डेफिनेटली आपको थोड़ा लंबा समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे पीरियड्स हो सकते हैं जब के मार्केट और आप जो फंड मैनेजर की एक्सपेक्टेशन है उसका मिसमैच हो। यानी फंड मैनेजर को लगता है कि अगले 1 साल या 2 साल में कंपनी टर्न अराउंड होगी, अगर मार्केट को ऐसा नहीं लगता है तो उसमें ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे पीरियड्स हो सकते हैं कि जहां पे परफॉर्मेंस जो है सबड्यूड रहे, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो। तो आई थिंक जब आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करें तो इन चीजों के लिए तैयार रहें, अपने आप को लंबा समय दें, और ध्यान रखें कि अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तभी करें जब आप इक्विटी को समझते हो, और एक कुछ सर्टेन परसेंटेज में भी 5 या 10% कॉन्ट्रा फंड में आप लगा सकते हो। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का हिस्सा कॉन्ट्रा फंड में लगाना शायद समझदारी नहीं होगी। सर इस बीच क्या ये भी खतरा रहता है कि जो हम अंडर वैल्यूड फंड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में सुधार ना हो, या फिर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि बाजार में अगर सेंटिमेंट बदलने में देर लगती है तो रिटर्न आने में वक्त और भी बढ़ जाता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर देख रहे हैं वो सिर्फ उन कंपनीज को देख रहे हैं कि वो किस कारण से आउट ऑफ फेवर है। बट अगर मान लीजिए मार्केट में ऐसा माहौल बने कि जब वो प्रोसेस के अंदर है और उस समय पे अगर मार्केट में मंदी हो, तो ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज को रिकवर करने में और ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप कॉन्ट्रा फंड को देखें तो ये समझ के चलें कि या तो कहीं गैप भी हो सकता है, जो सोच फंड मैनेजर की और जो मार्केट की सोच है, या फिर उसको लंबा समय लग सकता है। तो क्योंकि इसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देने का, मे बी जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स है, तो ऑब्वियसली एक जगह बनती है अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशंस के लिए मेंटली तैयार होना होगा, आपको ये समझना होगा कि ऐसे पीरियड्स हो सकते हैं जहां पे ये अंडर परफॉर्म करे या सबड्यूड परफॉर्मेंस हो, बट ऑब्वियसली इन द होप के लॉन्ग टर्म में जो परफॉर्मेंस है उनकी बेहतर होगी। और ऑफ कोर्स अगर फंड मैनेजर की सिलेक्शन गलत होती है, जहां पे उनको लगता है कि नहीं ये टर्न अराउंड होगा और वहां पे टर्न अराउंड नहीं होता है, या जो इवेंट जो वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं इवेंचुअली ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग टर्म इवेंट हो गया, और उस स्टॉक में अगर लंबे समय तक मंदी हो तो ऑब्वियसली उसके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह के स्टॉक फंड मैनेजर्स ने पास्ट में लिए, कैसे उन्होंने परफॉर्म किए, क्या लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, किस तरह की कंपनीज को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिलेक्शन करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऑल राइट। तो सर मौजूदा मार्केट को देखते हुए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो अभी करंट सिनेरियो है इसको देखकर शुरुआत कोई करना चाहे, क्या वो कॉन्ट्रा फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकता है? नहीं दीपाली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता नहीं कि ये शुरुआत का फंड है। देखिए इक्विटी की खुद की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले तो आपको कहीं ना कहीं इक्विटी को समझना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना है। उसके लिए आपके पास बहुत सारे वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, आप वहां से शुरुआत कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है और आप उसको लंबा समय दे सकते हैं, तभी जाके उस समय पे आप कॉन्ट्रा फंड को अपने पोर्टफोलियो में बनाए। अनलेस अगर आप कोई आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो जो एडवाइजर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो आपको आपका रिस्क प्रोफाइल देख के समझ सके कि भाई ये सुटेबल हो सकता है इस समय के नहीं, तब आप देख सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद ही, स्पेशली जिस तरह की नेचर है कॉन्ट्रेरियन फंड की, तब आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए।
बिल्कुल, तो जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कहें कि जो निवेश की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रा फंड से दूर ही रहना चाहिए। और जिस तरह से हेमंत जी ने बताया कि अगर आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं तो ये आपके लिए एक विकल्प साबित हो सकता है। सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से अगर आप रिकमेंड करना चाहें 4 कॉन्ट्रा फंड्स जिन्होंने हाल ही में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। देखिए दीपाली, अगर हम एनालाइज करें कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रा फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर ए लॉन्गर पीरियड अच्छा परफॉर्म किया है और इनकी जो कॉल्स हैं वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि अच्छी गई हैं, तभी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो जैसे इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, या तो फिर कोटक कॉन्ट्रा फंड। मुझे लगता है ये 3 फंड्स हैं जो काफी प्रोमिनेंट फंड है इस कैटेगरी के। जब भी निवेशक अगर मन बनाए कि उनको कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो उनमें से एक फंड को देख सकते हैं। बिल्कुल, तो कौन से कॉन्ट्रा फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो हेमंत जी की तरफ से आपको बताए गए हैं। एक बार हम भी रिकैप कर देते हैं। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और कोटक कॉन्ट्रा फंड फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो बेहतर इनका प्रदर्शन रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात होगी कॉन्ट्रा फंड की। और अब सर हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनके पोर्टफोलियो पर भी बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते दीपाल जी, नमस्ते हेमंत सर। बेसिकली आई हैव शेयर माय पोर्टफोलियो। थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस है मैम। फर्स्ट इज रिव्यू द पोर्टफोलियो एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस टू बी डन in the portfolio, and third question is after 3 years I want 5 crore rupees, so any additional SIP to be done, so please answer this question. ऑल राइट, तो इनकी इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। मंथली सिप अभी जो चल रही है 1,75,000 के आसपास है। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू पर नजर डालें तो ये 2.5 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं और 3 साल में इनका लक्ष्य है 5 करोड़ के फंड को जुटाने का। और पोर्टफोलियो पर भी एक नजर डालेंगे, इनके पास कई सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। मिरर एसेट मल्टी कैप में 25,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक मल्टी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर भी 25,000 है। HDFC मिड कैप 15,000 और ABSL बिजनेस साइकिल में 15,000 की सिप इनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ दूसरे अगर हम फंड्स की बात करें तो इसमें ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप शामिल है। HDFC स्मॉल कैप फंड में 10,000, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 और इसके अलावा मिरर एसेट फोकस में भी 10,000 है। तो और भी दूसरे फंड्स, आई होप सर आप तक इनकी जानकारी पहुंच गई होगी। तो आप जिस तरह से इनके पोर्टफोलियो को देख पा रहे हैं सर, जो इनका सवाल है कि क्या जो फंड सिलेक्शन है वो सही है, सबसे पहले यही जानेंगे आपसे। देखिए दिवाली, यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है। एक तो उनका टारगेट है, दूसरा उनका जो पोर्टफोलियो है। तो अगर हम शुरुआत करें कि इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद इनको 5 करोड़ की जरूरत है। इनके पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं, एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, दूसरा जो है वो NPS है, उसके अंदर गोल्ड है उसके अंदर, और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है उसके अंदर। तो इनका जो करंट पोर्टफोलियो, जैसा उन्होंने कहा कि वो 2.5 करोड़ का है और 1,75,000 की वो SIP कर रहे हैं। अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि जो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर वो खाली म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 12% का रिटर्न में मान के चलूं तो करीब 3.25 करोड़ का कॉर्पस बनेगा उनका। बट अगर मैं जो बाकी इन्वेस्टमेंट है उसको भी शामिल करूं तो आराम से उनका जो कॉर्पस है, जो टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। तो अगर कंबाइंड टारगेट है 5 करोड़ तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम उनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं होगी। दूसरी बात, अगर मैं इनकी स्कीम्स की बात करूं, इनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 1,75,000 की है, लेकिन 15 फंड है इनके पास। तो मुझे लगता है कि एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अनफॉर्चुनेटली इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, अभी 3 साल का समय है। तो पहली बात तो मैं चाहूंगा कि अगर ये अपने आप को थोड़ा और समय दे सके, एटलीस्ट वो फ्लेक्सिबिलिटी रख सके, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको इमीडिएटली 3 साल के बाद पैसा लगेगा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी टाइम होराइजन में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो जो है पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इक्विटी में है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, नंबर ऑफ फंड्स को कम कीजिए। आप आपके पास जो मिक्स है उसमें जैसे बिजनेस साइकिल फंड है, या जो एग्रेशन थोड़ी ज्यादा है और नंबर ऑफ फंड्स थोड़ी ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से आप अपने फंड्स को कैसे कम कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आपके पास, उनमें से कुछ फंड जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वो है HDFC मिड कैप, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप और कोटक मल्टी कैप फंड। इन चारों फंड्स में आप 25,000 इन्वेस्ट कीजिए तो 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। 3 फंड आप चाहें तो मेरी सजेशन है आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, पराग फ्लेक्सी कैप और बंधन
लार्जर मिड कैप, इन तीनों में भी आप 25,000 इन्वेस्ट कीजिए तो 175 में आपके पास कुल मिला के 7 फंड होंगे। तो हमने 15 से उसको 7 पे लेके आए, अच्छे क्वालिटी फंड्स रखे और पोर्टफोलियो को इस तरीके से बनाया कि आपका रिटर्न जो है वो यहाँ से बेहतर हो सके। ऑल राइट, तो कंसोलिडेशन की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में और किस तरह की मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं फंड सिलेक्शन को लेकर, ये राय हेमंत जी की तरफ से आपको दी गई है। बढ़ते आगे और अब हमारे साथ अगले कॉलर राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन मैंने आपको भेजा हुआ है कि मेरे पास अभी 50 लाख का कॉर्पस है और जनवरी से मेरे को 20,000 SWP मैं मतलब इसको ऑप्शन चूज करूंगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो मैं SWP चूज करूंगा तो ये जो मेरा कॉर्पस है वो कितना लंबे टाइम तक चल पाएगा, या ये बीच में एग्जॉस्ट हो जाएगा, या मतलब कैसे रहेगा? ऑल राइट, तो SWP की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस पर ये जानना चाह रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो पर। अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है हेमंत जी वो 50 लाख की है और खासतौर पर SWP को लेकर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अगले महीने से ये SWP शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो इनके पास कॉर्पस है कब तक उससे SWP संभव है। ये मंथली 20,000 की निकासी करना चाहते हैं। निवेश के हिसाब से देखें तो इनका एक मुश्त जो निवेश है वो SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 20 लाख का, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 15 लाख का है, निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम में 8 लाख का, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 7 लाख का इन्होंने निवेश किया हुआ है। तो सर क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? जीत भाई, देखिए मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर इनकम कैसे जनरेट हो, तो उसमें जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP जिसको हम कहते हैं, ये काफी बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में उन निवेशकों के लिए जो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए वो ये है कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे हमको जितना पैसा चाहिए उतना मिल सके, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न हो और पैसा हमारा ग्रो भी होता रहे। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड में जो SWP की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो सवाल किया कि भाई वो कितने साल तक चलेगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब पैसा निकालें तो कोशिश कीजिए कि अपने ओवरऑल कॉर्पस का करीब 5 या 6% से ज्यादा ना निकालें। तो इनके केस में क्योंकि इनको 20,000 रुपए चाहिए तो वो 5% से थोड़ा कम ही है। तो मुझे लगता है कि विड्रॉल का जो लेवल है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि हमारा कॉर्पस लास्ट करेगा कि नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है अगर 10% से भी ग्रो कर रहा है, राइट, और आप विड्रॉ कर रहे हैं 5%, तो जाहिर सी बात है कि किसी किसी साल में अप एंड डाउन हो सकता है, बट ओवर द लॉन्गर टर्म आपको ये सिचुएशन फेस करनी नहीं पड़ेगी कि आपका जो ओरिजिनल रकम है वो कम हो जाए या उसमें कमी हो जाए। कुछ पीरियड के लिए हो सकता है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, बट ओवर द लॉन्गर टर्म सिंपल मैथ्स है, 10% से आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, 5% से आप निकाल रहे हो, ऑब्वियसली वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं आएगी। बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से इनके पास 4 फंड्स हैं, 2 इंडेक्स फंड्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, वो सही है। लेकिन 2 जो फंड बाकी जो फंड है, एक मोमेंटम फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, मुझे नहीं लगता कि वो SWP के लिए एक सही कैटेगरी ऑफ फंड्स है। तो उसमें की बजाय अगर आप कोई वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले या कोई एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड ले तो वो मुझे लगता है उनके लिए बेहतर होगा। तो वो बदलाव करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी आएगी रिटर्न में और स्टेबिलिटी आएगी ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न में। तो SWP बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी है किसी भी निवेशक को जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। पर जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो विड्रॉल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। बिल्कुल, तो जिस तरह से सर ने बताया कि जो अभी आपकी कॉर्पस की वैल्यू है और आपने जो एक डिसाइड किया है अमाउंट 20,000 का, तो वो शायद आपके लिए एक बेहतर ही स्ट्रैटेजी के तौर पर काम करेगा। वक्त है, लगातार हम दर्शकों के पोर्टफोलियो पर चर्चा कर रहे हैं हेमंत रुस्तगी जी के साथ, और अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे कॉलर्स भी अब हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब जो हमारे साथ जुड़ेंगे रोहित शारदा चंडीगढ़ से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम। मैम रोहित बोल रहा हूँ मैं चंडीगढ़ से। एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, मैंने म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं मैम। मेरा मतलब हर महीने की 13,000 के करीब मेरा सिप जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता था, मेरा इस पोर्टफोलियो में मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है या फिर इसमें कुछ बढ़ाने का जरूरत है, ताकि मैं 20 साल तक के मतलब 2 करोड़ तक का
इसमें अचीव कर पाऊँ। ऑल राइट, तो हेमंत जी 36 साल इनकी उम्र है। अभी ये जो मंथली सिप कर रहे हैं 13,000 के आसपास कर रहे हैं और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 5,86,000 के आसपास है और इनका जो लक्ष्य है वो है 20 साल में 2 करोड़ कॉर्पस को जुटाना। इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहाँ की है, पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 2500 की सिप कर रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप में 2500 और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू में भी 2500 की सिप इनकी जारी है। इसके अलावा दूसरे फंड्स हैं जिनकी डिटेल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सर, क्या इनका जो सिलेक्शन है फंड्स का वो सही है और जो इनका टारगेट है 20 साल में 2 करोड़ का, क्या वो अचीव होता हुआ दिख सकता है इस सिलेक्शन से? जी दीपाली, देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रोहित ने अपने आप को 20 साल का समय दिया है। ऑब्वियसली वहां पे ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है, स्पेशली जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो ओवर द लॉन्गर टर्म। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना तो वही एक सबसे अच्छा तरीका है। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी इनकी बिल्कुल सही है। इनके अगर मैं टारगेट की बात करूं, इन्होंने कहा कि 20 साल के बाद इनको 2 करोड़ चाहिए। अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट है 12,500 और जो अभी एक्यूमुलेटेड उन्होंने किया है 5,86,000, उन दोनों को मैं अगर कंसीडर करता हूं और 12% की ग्रोथ हम मान के चले तो करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस बनेगा। एक शॉर्टफॉल रहेगा वहां पे, उसको पूरा करने के लिए उनको करीब अपनी SIP को 4,000 से बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो कोशिश करें कि हर साल अगर अपनी SIP को 5 या 7% से बढ़ाएं तो डेफिनेटली जो उनका टारगेट है उससे ज्यादा ही ये कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो और इनके पास स्कोप भी है क्योंकि अभी 20 साल का समय है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप कोशिश कीजिए रोहित के अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते जाएं। अगर आप एक साथ अपनी SIP को 4,000 से नहीं बढ़ा सकते तो दूसरी बात, अगर मैं फंड्स की बात करूं 12,500 के लिए करीब 8 फंड है इनके पास। तो क्लियरली मुझे लगता नहीं कि इनको 8 फंड की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इनके फंड को थोड़ा कंसोलिडेट करें ताकि वो पोर्टफोलियो जो है कॉम्पैक्ट हो जाए, उसको मॉनिटर करना आसान हो और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाए। तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें से HDFC फ्लेक्सी कैप 2,500, निप्पॉन ग्रोथ में 2,500, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड 1,000 और टाटा स्मॉल कैप 2,500। ये फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, उनको कंटिन्यू करते जाएं। मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में जगह है एक मल्टी कैप फंड की, तो वहां पे आप कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं जिसमें आप 4,000 पे इन्वेस्ट करेंगे तो कुल मिला के जो आपकी 12,500 की जो इन्वेस्टमेंट है उस तरह से 5 फंड में आ जाएगी। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए एक साथ में, जैसा मैंने पहले कहा, तो फिर एक लार्ज एंड मिड कैप देखिए, इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप। अदरवाइज अगर आप स्टेप अप करना चाहते हैं हर साल तो फिर जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उन्हीं के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर सिप में स्टेप अप करने की सलाह आपको एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। जिस तरह से हेमंत जी ने बताया 5 से 7% का सालाना स्टेप अप करेंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से कुछ स्क्रूटिनी करने की भी ज़रूरत है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में करने चाहिए फंड्स को लेकर, वो भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। तो वक्त अब थोड़ा ही बचा है इस शो में। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे टॉप 4 फंड्स, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? जी मैं रिकमेंड करूंगा एक फंड मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप और 3 फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। इसमें आप इंडिया की टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप पे इन्वेस्ट करते हो। तो वहां पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और बंधन लार्ज एंड मिड कैप, ये 3 फंड्स हैं। कुल मिला के ये 4 फंड्स हैं एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाने के लिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तलाश में है तो हेमंत जी की तरफ से आज आपको टॉप 4 फंड्स की रिकमेंडेशन की गई है। एक बार हम रिकैप कर देते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो काफी डाइवर्सिफाइड फंड्स के एलोकेशन इसमें दिख रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने वक्त निकाला योर मनी में आने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें निवेश से जुड़ी क्वेरीज भेजते रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।